गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो? देखिए, हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसका नाम याद हो गया होगा आपको, पादप वृद्धि। प्लांट ग्रोथ चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं वृद्धि नियामक पदार्थ। वे पदार्थ जो पादपों में वृद्धि की दर को नियंत्रित करते हैं या नियमित करते हैं, इनको पादप हार्मोन्स कहते हैं। पादप हार्मोन ये पादप के निश्चित भागों के अंदर विकसित उत्पन्न होते हैं और दूसरे भागों में स्थानांतरित होकर के पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ये जो वृद्धि नियामक पदार्थ हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो वृद्धि की दर को बढ़ा देते हैं और दूसरे ऐसे पदार्थ होते हैं जो वृद्धि की दर को घटा देते हैं। यहां हम वृद्धि की दर को बढ़ाने वाले पादप हार्मोनों की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ये ऑक्सिन हार्मोन पादपों के शीर्ष वाले भाग में, या यूं कहें कि विभजोतक क्षेत्र के भागों में ये हार्मोन बनता है और शीर्ष वाले भाग से अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाता है। ये ऑक्सिन रासायनिक रूप से अगर देखें, जो कि कल हम पढ़ चुके हैं, ये रासायनिक रूप से होता है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड होता है, इसलिए इसका नाम होगा, शॉर्ट में कहते हैं IAA। अब ये IA कई रूपों में होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं संश्लिष्ट। तो प्राकृतिक जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड के रूप में है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और संश्लेषित जो हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं संश्लिष्ट, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड। देखिए, एक होता है IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, एक है NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, एक है 2,4-D 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एक होता है 2,4,5-T 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इस तरह से कई संश्लिष्ट ऑक्सिन बनाए गए और उनकी जो प्रकृति है वो इंडोल एसिटिक एसिड जैसी ही होती है। तो ये कहलाता है रासायनिक प्रकृति, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इस ऑक्सिन का कारकीय प्रभाव क्या पड़ता है। एज ए पादपों की जो फिजियोलॉजी है, उस फिजियोलॉजी को ये किस प्रकार से इफेक्टिंग करके और वृद्धि की दर को परिवर्तित कर देता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है और इसमें से कई तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ऑक्सिन का कारकीय प्रभाव।
ऑक्सिन जो है वो किस तरह से पादपों में प्रभाव डालता है। ऑक्सिन के कारकीय प्रभाव, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए इसमें पादपों के अंदर ये जो ऑक्सिन है इसकी जो मात्रा है वो विभिन्न भागों के अंदर अलग अलग होती है और ये वृद्धि की जो दर है उसको विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो कोशिका दीर्घीकरण, एज ए सेल इनलार्जमेंट। कोशिका दीर्घीकरण, देखिए ये जो है ऑक्सिन का जो मुख्य कार्य है ये प्रेरोसीड्स में होता है और प्रेरोसीड्स मतलब तने का सीड्स वाला भाग, वहां पर उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के दीर्घीकरण को ये प्रेरित कर देता है, जिससे प्रेरोसीड्स वाले भाग की जो है वो लंबाई बढ़ जाती है। ऐसे यूं कह सकते हैं प्रकाश अनुवर्तन हो जाता है। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है प्रकाश की दिशा में मुड़ जाना। तो ये एक प्रकार से दीर्घीकरण की क्रिया को प्रभावित करता है। वक्रण यानी सूर्य के प्रकाश की दिशा में पादप का प्ररूप मुड़ जाता है तो उसका मेन कारण क्या होता है, दीर्घीकरण का हो जाना। और इसके रीजन क्या है कि एक तो देखिए परासनी सांद्रता के बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि ये ऑक्सिन जो है परासनी सांद्रता को बढ़ा देता है। इसके अलावा भित्ति दाब जो है वो घट जाता है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। और जल के लिए भित्ति की जो पारगम्यता है वो बढ़ जाती है। तो ये वो रीजन है जिसके कारण क्या होती है, कोशिका का दीर्घीकरण हो जाता है और पौधे का सीड्स वाला भाग या प्रेरोसीड्स जो है वो प्रकाश अनुवर्तन करता है। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश की दिशा में मुड़ जाना होता है। ठीक है। दूसरा है सीड्स प्रमुखता। सीड्स प्रमुखता, सीड्स प्रमुखता। देखिए जब तक शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति होती है पादप के अंदर, पार्श्व कलिकाओं की ना तो वृद्धि होती है या यूं कह सकते हैं अगर वृद्धि होती भी है तो बहुत ही कम होती है। तो ये इस ऑक्सिन हार्मोन का सीड्स वाले भाग में उपस्थित होने के कारण ये जो सीड्स में जो लगातार वृद्धि होती है उसको कहते हैं सीड्स प्रमुखता कहते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे की तरफ स्थानांतरित होता जाता है, वृद्धि की दर जो है नीचे कम होती चली जाती है। तो कहते हैं ना शीर्षस्थ कलिका। अगर देखिए एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अगर किसी भी पादप को घेर घनादार बनाना है तो क्या करना चाहिए, तो उसके शीर्ष वाले भाग को काट देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, पार्श्व कलिकाएं जो है वो विकसित होने लगेंगी, क्योंकि शीर्ष वाले भाग में ऑक्सिन की अधिकता होती है। जब ऑक्सिन की अधिकता नहीं रहेगी तो पार्श्व वाले भागों में पार्श्व कलिकाएं जो है विकसित हो जाती हैं, अर्थात पौधा जो है वो घेर घनादार हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो प्रभाव है खरपतवार नासी के रूप में, नासी के रूप में, खरपतवार नासी के रूप में। देखिए खेतों में प्राय कुछ ऐसे अनावश्यक पादप उग जाते हैं जो जल एवं खनिज लवणों आदि के लिए फसल वाले पादपों से प्रतिस्पर्धा करते हैं और फसली पादप प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं कंपटीशन में, और उनकी वृद्धि कम हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसे पादप जो अनावश्यक रूप से उग करके फसली पादपों की वृद्धि को अवरुद्ध कर देते हैं, ऐसे पादपों को कहते हैं खरपतवार। तो ये खरपतवार जो है ऑक्सिन हार्मोन विशेष रूप से जो है 2,4-D नाम का, 2,4-D नाम का ये जो पादप ऑक्सिन हार्मोन है ये
क्या करता है, खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसके अलावा 2,4,5-T ये भी क्या है, ये दोनों ही जो है वो खरपतवार नाशी के रूप में होते हैं, अर्थात खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। तो ये ऑक्सिन जो है वो खरपतवार नाशी होता है। अगला है कटे हुए तनों या तने में, कलम जिसको कहते हैं तने में या तनों में, कटे हुए तनों में जड़ों का वृद्धि कर देना, यानी जड़ों का विभेदन, जड़ों का विभेदन। देखिए, जब हम कुछ पादप ऐसे होते हैं जो गुलाब है, बोगनविलिया है, इनमें हम क्या करते हैं, नया पादप, नींबू है, नया पादप लगाते हैं तो कलम के द्वारा लगाते हैं, कलिका रोपण के द्वारा करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर कलमों को, क्योंकि जब तक उनमें जड़ें विकसित नहीं होगी, वो पादप के रूप में विकसित नहीं होगा, तो अगर हम ऑक्सिन हार्मोन, एक ऑक्सिन हार्मोन है IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, अगर इस हार्मोन के घोल में अगर डुबो करके और कलमों को लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो जड़ें हैं वो जल्दी विकसित हो जाते हैं। और जड़ें विकसित जल्दी हो जाने का मतलब है कि वो एक प्रकार से पादप के रूप में विकसित हो जाता है। अगला है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, देखिए अनिषेचित, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अनिषेचित अंडाशय से बीज रहित फल बनने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन, और बनने वाला जो फल है वो कहलाता है अनिषेक फल। तो कई ऐसे पादप हैं जिनके बीजों का कोई महत्व नहीं है, बल्कि बीज नहीं हो तो ज्यादा ठीक है। तो ऐसे पादपों के अंदर जिनमें बीज का कोई व्यावसायिक महत्व नहीं है, अगर हम ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया जाए उनके पुष्पों में, तो अंडाशय से बिना बीज वाले अनिषेचित फलों का निर्माण हो जाता है। जैसे टमाटर है, संतरा है, अंगूर है, बैंगन है, इस तरह के विकसित किए जा सकते हैं। किसके प्रभाव से? ऑक्सिन के प्रभाव से। तो ये ऑक्सिन जो है ये अनिषेक फलन की जो क्रिया है उस क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है। अगला है फसली पौधों को गिरने से रोकना। फसली पौधों को गिरने से रोकना। देखिए कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे गेहूं वगैरह, इनकी क्या है लंबाई तो ज्यादा होती है, तने बहुत कमजोर होते हैं, और जब तेज हवा चलती है बरसाती हवा के दौरान तो इनमें पेड़ जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं, और कई पेड़ तो ऐसे होते हैं जो उखड़ करके अलग हो जाते हैं, तो उत्पादन में कमी हो जाती है। तो अगर हम ऐसे पादपों पर अगर ऑक्सिन का छिड़काव कर दें या ऑक्सिन मिलाकर के विलयन का छिड़काव कर दें तो उनका जो नीचे का तने का भाग है, यानी एक प्रकार से जो आधारी भाग है वो मजबूत हो जाता है, और आधारी भाग अगर मजबूत हो जाता है तो हवा चलने पर वो गिरने से बच जाता है। तो एक तरह से ऑक्सिन जो है पादपों के जो है गिरने की जो प्रक्रिया है या गिर जाते हैं तो उसको रोकने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है प्रसुप्त अवस्था का नियंत्रण। प्रसुप्त अवस्था का नियंत्रण। प्रसुप्त अवस्था का नियंत्रण, देखिए ऑक्सिन जो है बीजों और कंद जैसे आलू हैं, इनमें प्रस्फुटन यानी एक प्रकार से अंकुरित होना, उग जाना को बना, प्रसुप्त अवस्था को एक है जो है ऑक्सिन जो है वो प्रसुप्त अवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बीजों के अंकुरण को रोक देता है और कलिकाओं के प्रस्फुटन को भी रोक देता है।
अगर हम बीजों को या कंदों को लंबे समय तक अगर सुरक्षित या संग्रहित रखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में इन पर ऑक्सीजन के छिड़काव इन पर अगर ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाए तो इनमें एक प्रकार से प्रस्फुटन नहीं होता है। जैसे आलू की जब फसल आती है और उस फसल के बाद उस आलू को पूरे वर्ष भर हमें उपयोग के लिए सुरक्षित बनाए रखना होता है तो उसे कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, शीत भंडारों में। तो शीत भंडारों में अगर आलू उगने लग जाएगा, प्रस्फुटित अगर होने लग जाएगा तो वो काम में लेने लायक नहीं होगा, क्योंकि आलू क्या है, कंद है। तो ऐसी स्थिति में इनके प्रस्फुटन को रोकने के लिए जब इन कंद यानी आलुओं को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है उससे पहले इन पर NAA जो कि एक संश्लिष्ट ऑक्सीजन हार्मोन है जिसका नाम है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, उसके घोल को उन पर छिड़क दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका जो प्रस्फुटन का जो प्रक्रम है वो अवरोधित हो जाता है और आलू लंबे समय तक, लगभग ये कहते हैं कि 3 वर्ष तक उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी उनके प्रस्फुटन को रोका जा सकता है। तो इसलिए कोल्ड स्टोरेजों में रखने से पहले बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि आलूओं को शीत भंडारों यानी कोल्ड स्टोरेजों में रखने से पहले उनमें कौन से ऑक्सीजन हार्मोन से उनको छिड़काव किया जाता है और क्यों। तो वो क्यों किया जाता है, उनके प्रस्फुटन को रोकने के लिए और उन आलुओं को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए। तो ये प्रस्फुटन अवस्था को रोकता है। अगला जो कार्य प्रभाव है पुष्पन पर प्रभाव, पुष्पन पर प्रभाव। देखिए ऑक्सीजन पुष्पन की क्रिया को भी कम करता है, घटाता है और अनावश्यक जो पुष्प उग जाते हैं, यानी बहुत सारे पुष्प उत्पन्न हो रहे हैं और फल के रूप में परिवर्तित होने में समर्थ ही नहीं है, तो ऐसे पुष्पों के उत्पन्न होने यानी पुष्पन को रोकने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि आम के अंदर एक वर्ष में अत्यधिक पुष्प बनते हैं जिससे फलों की संख्या अधिक होती है, परंतु वे आकार में छोटे रह जाते हैं। अगर सभी पुष्पों से फल बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फल छोटे रह जाएंगे, तो एक तरह से उपयोगिता घट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर NAA का छिड़काव कर दिया जाए, NAA का छिड़काव यानी ऑक्सीजन का अगर छिड़काव कर दिया जाए तो अनावश्यक या जरूरत से ज्यादा जो पुष्प उत्पन्न हो रहे हैं उन पुष्पों के उत्पन्न होने को रोका जा सकता है, अर्थात फल पर्याप्त साइज के विकसित हो सकते हैं। तो कह सकते हैं पुष्पन को रोकने पर भी किसका प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है। अगला है अपरिपक्व फलों को गिरने से रोकना, अपरिपक्व फलों को गिरने से रोकना। देखिए अपरिपक्व फल का मतलब होता है कच्चे फल, कच्चे फलों को गिरने से रोकने का काम करता है। जैसे मान लीजिए नींबू है, सेब है, आम है, अगर ये कच्चे ही गिर जाएंगे तो एक तरह से इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। अब ये क्या है, एक तरह से झड़ते इसलिए है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, बिलगन परत बन जाती है, फल के व्रंत में बिलगन परत बन जाती है। तो उस बिलगन परत के बनने को अगर रोक दें तो कच्चे फल के अंदर जो जल की सप्लाई है वो बनी रहेगी और वो कच्चे या अपरिपक्व अवस्था में गिरने से बच जाएंगे। तो इन फलों को, कच्चे फलों को झड़ने से रोकने के लिए देखिए NAA का प्रयोग भी करते हैं, 2,4-D का भी प्रयोग करते हैं, 2,4,5-T का भी। ये सब क्या है, हार्मोन्स, पादप हार्मोन, कौन से, ऑक्सीजन है। तो इनका प्रयोग करने से क्या होता है
यानी ऑक्सिन का प्रयोग करने से, छिड़काव करने से पत्तियां भी नहीं गिरती हैं और फल भी नहीं गिरते। कच्चे फल और अपरिपक्व पत्तियां गिरने से बंद रुक जाती हैं, और इसका कारण क्या है? ये विलगन बनने से रोक देता है। विलगन को रोकता है। अगर विलगन रुक गई तो ये फल जो है और पत्तियां जो है परिपक्व अवस्था में है वो गिरने से बच जाती हैं। तो ये एक प्रकार से कच्चे फलों को गिरने से बचाता है। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जब फल अपने आप ही झड़ने लग जाते हैं, तो वो फल अपने पर्याप्त आकार में जब नहीं आते हैं तो उनका उपयोग भी कोई ज्यादा नहीं हो पाता है। अगला है पर्वों का लघुकरण। देखिए, पर्व का मतलब होता है तने के अंदर जो दो पर्व संधियां होती हैं उनके बीच में जो स्थान है या बीच का जो भाग है वो कहलाता है पर्व। और देखिए यहां क्या होता है, कुछ पादपों में जो है जो फल का निर्माण है वो छोटे पर वाली शाखाओं में होता है, बड़े पर वाली शाखाओं में नहीं होता है। जैसे नाशपाती है, सेब है, इनमें क्या होता है, छोटी जो पर वाली शाखाएं हैं उनके अंदर तो फल का निर्माण हो जाता है, लेकिन लंबे पर्वों वाली या लंबी शाखाओं के अंदर फल का निर्माण नहीं होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से यूं कह सकते हैं पादपों में छोटी शाखाओं में फल का निर्माण होता है, लेकिन अगर इन पादपों में NaA का छिड़काव कर दिया जाए, NaA का, तो क्या है कि जो छोटी शाखाएं हैं वो लंबी शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा फल जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से हम ये पर्वों की लघुकरण भी कर सकते हैं। अर्थात अगला है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन, देखिए वर्तमान में पादपों को एक कोशिका से संपूर्ण पादप तैयार करने की जो विधि चल रही है सूक्ष्म प्रवर्धन, और उसमें हम करते हैं किस तकनीक, किसका प्रयोग करते हैं, ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 5 में बताया था कि ये एक पादप से अगर हजारों पादप तैयार करने हो तो उसके लिए ऊतक संवर्धन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यानी पादप की कुछ कोशिकाओं को लेकर के, और अगर उन कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम कोष विलयन में अगर रखा जाता है तो उससे हम उस जैसे बहुत सारे पादप तैयार कर सकते हैं, तो वो कहलाती है ऊतक संवर्धन। तो ऊतक संवर्धन जो तकनीक है, टिश्यू कल्चर जो टेक्नोलॉजी है, इसमें भी एक प्रकार से ऊतकों को कृत्रिम तरीके से विकसित होने के लिए, प्रेरित करने के लिए ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है, और ऑक्सिन के साथ साथ इसमें साइटोकाइनिन का भी प्रयोग किया जाता है। तो साइटोकाइनिन का जब बताएंगे तो उस समय भी आएगा, और ऑक्सिन के साथ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सिन जो है ये उस ऊतक संवर्धन में जो कोशिकाओं का समूह बन जाता है, कैलस जिसे कहते हैं, उस कैलस से जड़ के विकास को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर ऊतक संवर्धन में दो पादप हार्मोन रखते हैं, ऑक्सिन भी लेते हैं, साइटोकाइनिन भी लेते हैं, अगर ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा है यानी ऑक्सिन अगर पर्याप्त है तो जड़ विकसित हो जाएंगी, और अगर नहीं है तो जड़ों का विकास देरी से होगा। ठीक है, तो ये ऊतक संवर्धन में भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये ऑक्सिन के द्वारा पादपों के अंदर कौन कौन से प्रभाव पैदा किए जाते हैं, क्या क्या चीजें उत्पन्न की जाती है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए कोशिका दीर्घीकरण की क्रिया को प्रेरित करना। कोशिका दीर्घीकरण का मतलब होता है एक प्रकार से शीर्ष वाले भाग की वृद्धि को प्रेरित करता, प्रकाश अनुवर्तन करने में। शीर्ष प्रमुखता, जब तक शीर्ष वाला भाग वृद्धि करता रहेगा पादप के अंदर क्या होता रहेगा, पादप के अंदर शीर्ष प्रमुखता से जब नई शाखाएं विकसित तभी होंगी जब शीर्ष वाला भाग ऑक्सिन के प्रभाव से खत्म हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं ऑक्सिन ऊपर वाले भाग को जब हटा दिया जाता है तभी पार्श्व शाखाएं विकसित होती हैं। खरपतवारनाशी, कुछ अनावश्यक जो पौधे उगे आते हैं उनको नष्ट करने में भी किसका प्रयोग हो रहा है, ऑक्सिन का प्रयोग हो रहा है।
कटे हुए तनों में जड़ों का विभेदन, यानी जो कलम लगाते हैं तो कलम से जड़ें जो विकसित होती हैं उसके लिए भी किसका प्रयोग होता है, ऑक्सिन का प्रयोग होता है। इसके अलावा बिना बीज वाले फल विकसित करने में अनिषेक फलन जिनको कहते हैं, ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया जाए तो बिना निषेचन के ही अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा फसली पादपों को गिरने से रोकने के लिए जो फसल वाले पादप हैं जिनके आधारी भाग कमजोर होते हैं, हवा के साथ गिर जाते हैं, अगर उस पर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाए तो आधारी भाग जो है वो मजबूत हो जाता है और पादप गिरने से बच जाता है। प्रसुप्त अवस्था का नियंत्रण, अर्थात आलू, हमने बताया था आलू है, बीज है, उनको अंकुरित होने से रोक सकता है NAA का छिड़काव करने से। पुष्पन पर प्रभाव, अर्थात ये जो अनावश्यक जरूरत से ज्यादा जो पुष्प उत्पन्न हो जाते हैं जिससे फल पर्याप्त साइज के नहीं बन पाते हैं, तो ये पुष्पन को रोकने का भी काम करता है। अपरिपक्व फलों को गिरने से रोकना, यानी कच्चे फलों को या पत्तियों को झड़ने से रोकना, तो ऑक्सीजन का छिड़काव कर देते हैं तो बिलगन परत नहीं बन पाती है। और बिलगन परत क्या होती है, बिलगन परत जैसे जो व्रंत होता है उस व्रंत में व्रंत के अंदर जो जाइलम ऊतक है वो एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, किसके कारण, कोशिका भित्ति के गलने के कारण, तो वो बिलगन कहलाता है। तो यहाँ ये बिलगन की क्रिया नहीं होगी, बिलगन की क्रिया नहीं होगी तो एक प्रकार से सप्लाई होती रहेगी जल की और कच्चे या अपरिपक्व अवस्था में गिरने से बच जाएंगे। पर्वों का लघुकरण, ये पर्वों की यानी एक तरह से लघु पर्णों को विपरीत करने का काम कर सकता है। ऊतक संवर्धन, जिसमें हम एक तरह से ऊतकों से या कोशिकाओं से कैलस के रूप में विभेदन करते हैं और उससे नया पादप विकसित करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन विधि में, तो उसमें जो पोष विलयन है, माध्यम है, उस माध्यम में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑक्सीजन की उसमें उपस्थिति होती है। तो ये थे ऑक्सीजन के कारकीय प्रभाव, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से सीधे एक नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इसके अलावा पूरा एक प्रश्न पूछ लिया जाता है मेजर प्रश्न कि ऑक्सीजन के कौन कौन से प्रभाव हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा ऑक्सीजन हार्मोन पूरा हो गया है, जिसमें हमने ऑक्सीजन की सबसे पहले खोज की, किस तरह से इसे खोजा गया था विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा। इसके बाद इसकी रासायनिक प्रकृति का अध्ययन किया था कि ये इंडोल एसिटिक एसिड और संश्लिष्ट किस तरह से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का कारकीय प्रभाव क्या है। देखिए ये ऑक्सीजन के प्रभाव भी और इस जैसे कुछ और प्रभाव जो हैं ये भी पैदा किए जाते हैं पादप के दूसरे हार्मोनों के द्वारा, जैसे जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, उनके द्वारा भी इस तरह के प्रभाव पैदा किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ऑक्सीजन का टॉपिक पूरा हुआ। अब कल चलेगा जिब्रेलिन्स, जो कि दूसरा पादप हार्मोन है और ये भी वृद्धि की क्रिया को प्रेरित करता है, अर्थात वृद्धि नियामक पदार्थ होता है। ठीक है, तो अब आप आज का होमवर्क जो है वो नोट कर लीजिए। देखिए होमवर्क आप रेगुलर करिए, होमवर्क के माध्यम से ही आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका एक प्रकार से होमवर्क। पहला प्रश्न है ऑक्सीजन के 4 कारकीय प्रभाव, 4 प्रभावों, ऑक्सीजन के 4 कारकीय प्रभावों को लिखिए। इसमें केवल आपको हेडिंग लिखना है कि 4 प्रभाव कौन कौन से हैं। इतने सारों में से 4 आप आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आलू, कोष्टक में कान, आलू के प्रस्फुटन को रोकने के लिए
रोकने के लिए इन्हें शीत भंडारों, आलू यानी कंद के प्रस्फुटन को रोकने के लिए इन्हें शीत भंडारों में रखने से पहले किस पदार्थ का छिड़काव किया जाता है? आलू के प्रस्फुटन को रोकने के लिए इन्हें शीत भंडारों यानी कोल्ड स्टोरेजों में रखने से पहले किस पदार्थ का छिड़काव किया जाता है? तीसरा प्रश्न है, खरपतवार नाशी के रूप में किस पादप हार्मोन ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है? खरपतवार नाशी के रूप में किस पादप हार्मोन ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑक्सिन का नाम बताना है। तनों के निचले सिरे से कोष्ठक में कलमों से, तनों के निचले सिरे से यानी कलमों से जड़ों के शीघ्र निकलने के लिए इन्हें किस पदार्थ के घोल में डुबाकर लगाया जाता है? यानी कलम रोपण जब करते हैं तो तनों के निचले सिरे से यानी कलमों से जड़ों के शीघ्र निकलने के लिए इन्हें किस पदार्थ के घोल में डुबो करके लगाया जाता है? तो उस पदार्थ का नाम बताना है। तो देखिए यहां एक प्रकार से आपके लिए एक एक लाइन के प्रश्न हैं, यानी आंसर एक लाइन का है, परंतु उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से हार्मोन का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सिन ही है, लेकिन ऑक्सिन का कौन सा रूप जो है इस क्रिया के लिए उपयुक्त होता है। तो ये पादप हार्मोन पादपों की वृद्धि को कई प्रकार से प्रभावित कर रहा है, यानी हर चीज को प्रभावित, अंकुरण को ले लीजिए, प्रस्फुटन को, पुष्पन को, फलों के निर्माण को, एक प्रकार से कच्चे फलों को गिरने से रोकने के लिए, और वृद्धि को, शीर्ष वाले भाग के अंदर वृद्धि को प्रेरित करने, यानी कह सकते हैं पादप के अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में लगभग सभी क्रियाओं में ऑक्सिन की एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो आज हम ऑक्सिन की बातें हमने पूरी की हैं और कल से हम दूसरा पादप हार्मोन है जिसका नाम क्या है आप जानते होंगे, क्या है? जिब्रेलिन्स। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे जिस तरह से ऑक्सिन को हमने पढ़ा है। ठीक है, आप होमवर्क को नोट कर लीजिए।